नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ये दोस्तों आज हमारी पहली क्लास है सीडीपी की, जिसमें कि आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, समझेंगे इस विषय को कि ये सीडीपी क्या है और क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसका नेचर कैसा है, कौन कौन से महत्वपूर्ण स्कूल्स रहे हैं साइकोलॉजी में, ये सारी चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे बस ये कि एक विषय की समझ हो जाएगी कि अगर मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता भी तो होना चाहिए ना कि साइकोलॉजी का इतिहास क्या है, किस प्रकार से वो आज का जो स्वरूप है मनोविज्ञान का वो किस प्रकार से विकसित हुआ, और उसमें भी जब हम बात करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी की तो उसका नेचर कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। ये डायरेक्टली आपके सिलेबस से लिंक तो नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि हाँ, अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए वो जरूरी है कि उस घर की नींव मजबूत हो। तो कुछ इसी प्रकार से ये क्लास जो है आज की काम करेगी। हमारी जो ये सीडीपी की सीरीज है उसमें ये फाउंडेशन आप कह सकते हैं कि आपकी एक समझ पैदा कर देगी इस विषय को लेकर के कि साइकोलॉजी क्या है, और स्पेशली जब हम बात करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी की। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें कि आज हम बात करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी, या सीडीपी की बात करूं तो फुल फॉर्म जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पी का मतलब पेडागोजी होता है। तो खैर पेडागोजी तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस क्लास में। जब हम पेडागोजी स्टार्ट करेंगे तो वहां पे मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पेडागोजी की दे दूंगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। अब यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट का अर्थ तो यही है कि हम बेसिकली बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसमें जो 90% चीजें होती हैं वो बेसिकली साइकोलॉजी होती है, चाइल्ड साइकोलॉजी। तो आपको इनडायरेक्टली क्या पढ़ना होता है, साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना होता है। बच्चे की साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ती है कि बच्चे की साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है। इसी सिलसिले में हम सबसे पहले साइकोलॉजी को ही समझेंगे, बाद में हम बात करेंगे कि भाई डेवलपमेंट क्या होता है। नेक्स्ट क्लास से हम बेसिकली डेवलपमेंट के बारे में ही पढ़ रहे होंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, और इस प्रकार से चीजें चलती रहेंगी। जो शब्द है साइकोलॉजी, ध्यान रखिएगा ये दो शब्दों से मिलकर बना है, साइके प्लस लोगोस। साइके का मतलब होता है मन या आत्मा कह लीजिए, आध्यात्मिक रूप में आत्मा। कुछ लोग चेतन शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, हालांकि चेतन और मन ये पर्यायवाची नहीं है, इनमें अंतर होता है। या लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। तो एक तरीके से साइकोलॉजी क्या है, मन का अध्ययन कह लीजिए या आत्मा का अध्ययन कह लीजिए। हो सकता है शब्द आपको समझ में ना आए कि भाई ये मन क्या होता है, आत्मा क्या होती है, लेकिन मैं समझा दूंगा सारी चीजें। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है साइकोलॉजी का, मन का अध्ययन या आत्मा का अध्ययन करना ही क्या है, साइकोलॉजी है। अब मन क्या होती है, अगर मैं बात कर रहा हूं कि मन का मुझे अध्ययन करना है या आत्मा का अध्ययन करना है, तो खैर आत्मा शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा ना आध्यात्मिक रूप में हम इस्तेमाल करते हैं आत्मा शब्द को। लेकिन मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं तो मैं आत्मा की जगह मन शब्द को इस्तेमाल करना पसंद करूंगा। तो मन, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मन क्या होती है, आप बताइए मन। या अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप मन का एक चित्र बना करके मुझे बता सकते हैं कि मन हमें ऐसा दिखाई देता होगा। तो देखिए मन का शब्द, मन तो आपने कई बार सुना होगा। अक्सर हम कहते हैं ना कि भाई मेरा मन आज ये खाने का कर रहा है, मेरा मन आज घूमने का कर रहा है, या ये करने का कर रहा है। तो मन तो हम सभी जानते हैं, समझते भी हैं कि भाई मन क्या होता है, लेकिन जब बात डिफाइन करने की आती है, या मैं कहूं कि उसकी कोई चित्र, एक रूपरेखा आप मुझे बना करके दिखा दीजिए कि मन मुझे ऐसा दिखता होगा, तो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मन एक ऐसी चीज है जो हमें दिखाई नहीं देती, इसको हम देख थोड़ी सकते हैं, लेकिन हमको पता है हम सभी के मन में कुछ ना कुछ है। तो अब मन काफी हद तक ये हमें कुछ कुछ सिमिलर सा लगता है हमारे ब्रेन से या दिमाग से, है ना। जैसे मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है या मेरे मन में कुछ चल रहा है, तो मन दिमाग कुछ कुछ हम इसको ऐसे पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो आप कुछ ऐसे समझिए कि दिमाग यानी कि इंग्लिश में जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं ब्रेन, और मन जो इसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज होता है वो होता है माइंड। इनमें बेसिक डिफरेंस होता है। ब्रेन एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। अगर मैं कहूं ब्रेन कैसा होता है, मुझे चित्र के रूप में दिखाइए, तो आप बना सकते हैं, या गूगल भी करेंगे ना ब्रेन, तो आपको दिख जाएगा कि भाई ब्रेन ऐसा होता है, क्योंकि वो बायोलॉजिकली हमें पता है कैसा दिखता है। मन को आप नहीं बता सकते कि वो कैसा दिखता है, क्योंकि मन हमें दिखाई नहीं देता। तो मन क्या है, मन एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज है जो
हमारे ब्रेन की वजह से ही विकसित हुई है। मतलब जैसे ब्रेन में बहुत सारे फंक्शन होते हैं ना, थिंकिंग करना, मेमोरी करना, फीलिंग्स फील कर पाना, ये सब ब्रेन के फंक्शन है। और इन फंक्शंस की वजह से ही माइंड यानी कि मन का एक रूप विकसित हुआ है जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें चल रही होती हैं। मेरा मन कर रहा है आज घूमने का, तो मेरा मन घूमने का इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरे अंदर एक फीलिंग है घूमने की। ठीक है, मुझे भूख लग रही है, मेरा मन कर रहा है केला खाने का, तो मेरा मन क्यों कर रहा है? क्योंकि मुझे भूख लग रही है और ये मुझे फील हो रहा है। इसी प्रकार से जब हम कुछ सोच रहे होते हैं तो हम अपने मन में सोच रहे होते हैं। बेसिकली काम तो ब्रेन कर रहा है ना सोचने का, लेकिन ब्रेन के जो फंक्शंस होते हैं ना, इन्हीं सब का एक रूप मिलकर बन जाता है माइंड या मन, जिसको कि आप देख नहीं सकते, आप चित्र के रूप में इसको बता नहीं सकते कि ये क्या होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि माइंड यानी मन यही होती है, इसी का अध्ययन करना साइकोलॉजी का एक हिस्सा होता है कि आप किस प्रकार से सोचते हैं, आप किस प्रकार से महसूस करते हैं, आपका व्यवहार किस प्रकार से निर्धारित होता है, या आप कोई खास व्यवहार क्यों कर पाते हैं। ये सब किसके अंतर्गत तय किया जाता है? ये सब इसी के अंतर्गत तय किया जाता है, जो कि साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट एरिया है। मतलब साइकोलॉजी में हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। उम्मीद है आप ये समझ पाए होंगे बेसिक अर्थ साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी यानी कि मन का अध्ययन करना, और मन मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। ये तो हो गया इसका शाब्दिक अर्थ, ये हम समझ गए। इसके इतिहास की बात करें कि भाई कितना पुराना विषय है, तो ये बहुत पुराना विषय है। अगर मैं इसके इतिहास की बात करूं, हिस्ट्री, तो आप मुझसे पूछे कितना पुराना विषय है, तो ये अरस्तु सुकरात के समय से है। ये तो हमें इसलिए पता है क्योंकि लिखी गई हैं। सुकरात अरस्तु ने जो किताबें लिखी उसमें उन्होंने जिक्र किया इन बातों का। मतलब साइकोलॉजी मनोविज्ञान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आत्मा शब्द का इस्तेमाल किया, मन शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब क्योंकि आत्मा और मन साइकोलॉजी का ही एक तरीके से अध्ययन बिंदु है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, अरस्तु और सुकरात के समय से ये है। लेकिन क्या ये इससे भी पुरानी हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि अगर आप देखिए मनुष्य अगर सोच रहा है, तो मनुष्य तो तब से ही सोच रहा है जब से इस धरती पर आया है, सोच रहा है, विचार कर रहा है, तभी तो आज इतना कुछ कर पाया। तो सोचने वाली बात जो है, मन की जो बात है, ये तो इतना ही पुराना है जितना पुराना इतिहास मनुष्य का इस धरती पर है। लेकिन धीरे धीरे इसको एज अ सब्जेक्ट जगह अगर हम कहें कि इसने एक विषय का रूप लेना शुरू कर दिया अरस्तु सुकरात के समय से। लेकिन ध्यान रखिएगा, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं रहा शुरू से ही। वर्तमान में तो है, लेकिन शुरू से नहीं था। शुरू से इसको एज अ फिलोसफी का पार्ट माना जाता था। ठीक है, जब आप फिलोसफी पढ़ेंगे तो वहां पे भी आप मन की बात कर रहे होते हैं, मन के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, आत्मा के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो फिलोसफी का एक हिस्सा था साइकोलॉजी। लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि इस पर जैसे जैसे लोगों ने अपना इंटरेस्ट लेना शुरू किया, इसका रूप बदलता गया। 1879 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है, और वो थी कि पहली लेबोरेटरी की स्थापना की जाती है। ठीक है, और जैसे ही ये काम किया जाता है, लेबोरेटरी का मतलब आप समझ गए कि एक लैब बना दिया गया है, और जैसे ही ये होता है, साइकोलॉजी क्या होती है, एक तरीके से साइंटिफिक सब्जेक्ट बनना शुरू कर देती है। क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ बातें नहीं होती हैं, अब इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च होता है, एनालिसिस होता है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। और वो कब क्यों हो पाया? 1879 में लेबोरेटरी बनाई गई थी साइकोलॉजी के लिए, पहली लेबोरेटरी थी वो बनाई गई थी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आज जो मॉडर्न साइकोलॉजी अगर मैं बात करूं वर्तमान समय में, तो एक तरीके से ये साइकोलॉजी कैसी है? साइंटिफिक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, केस स्टडीज होती हैं, रिसर्च होते हैं, एनालिसिस होता है, डाटा कलेक्शन होता है, सब कुछ होता है। तो आज के समय में ये साइंटिफिक है। लेकिन ये साइंटिफिक क्यों बन पाया? इसकी वजह से। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बातें और ध्यान रखिएगा कि विलियम वुंट जो थे, इनका नाम विल्हेम वुंट है, इन्होंने सबसे पहले इस लेबोरेटरी की स्थापना की थी। और वो कहां पे की थी? जर्मनी में। जर्मनी में लिप्जिग यूनिवर्सिटी थी, लिप्जिग
लिप्जिग यूनिवर्सिटी वहां पे। और जब इन्होंने ऐसा किया तो इस प्रकार से साइकोलॉजी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बनी और वर्तमान समय में जो हम पढ़ते हैं वो भी धीरे धीरे डेवलप हुई है। अगर आप देखें तो आज के समय में साइकोलॉजी एक सिर्फ एक विषय नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी के ना बहुत सारे ब्रांचेस हो गए हैं, ठीक है, या बहुत सारे स्कूल्स हो गए हैं। मतलब साइकोलॉजी में भी आप देखेंगे बहुत सारी विचारधाराएं हैं। जैसे अगर आप राजनीति पढ़ते तो राजनीति में बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं इकोनॉमिक्स में, जैसे पूंजीवाद, समाजवाद, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये कुछ विचारधाराएं हैं। इसी प्रकार से राजनीति में भी बहुत सारे लोकतंत्र, राजतंत्र, ये कुछ विचारधाराएं हैं, कुछ सिस्टम्स हैं जो कि वर्क कर रहे होते हैं। तो इसी प्रकार से साइकोलॉजी में भी है, बहुत सारी थॉट प्रोसेसिंग है, बहुत सारी विचारधाराएं यहाँ पर वर्क करती हैं। और साइकोलॉजी सिर्फ एक विषय नहीं है, मतलब एक विषय तो हम कह सकते हैं एज अ साइकोलॉजी, लेकिन इस एक साइकोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारी विचारधाराएं आती हैं जिनको हम वन बाय वन अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको चीजें यहां तक समझ में आई होंगी, आप इसको उतार सकते हैं। जो सबसे पहली स्कूल ऑफ साइकोलॉजी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है स्ट्रक्चरलिज्म या संरचनावाद। संरचनावाद इंग्लिश में जो वर्ड होता है इस्तेमाल होता है स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। शब्द का अर्थ मैं बता दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि इसका मेन स्टडी एरिया क्या है। संरचना मतलब स्ट्रक्चर, यानी कि आप समझ गए होंगे किसी प्रकार की कोई संरचना यहां पर होती होगी जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चरलिज्म या संरचनावाद बेसिकली इसी के बारे में स्टडी करता है। किसके बारे में? मन की संरचना के बारे में। क्योंकि अभी हमने देखा ना साइकोलॉजी का मुख्य अध्ययन बिंदु क्या है? मन। और संरचनावाद है तो ये किसकी स्टडी कर रहा है कि मन की संरचना कैसी होती है। अभी मैं एक एक करके समझाता हूं। देखिए, स्ट्रक्चरलिज्म की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना विल्हेम वुंट ने की थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान इसका ईवी टिचनर का भी इसमें माना जाता है। कुछ कुछ ऐसा समझ लीजिए कि एक घर बनाने के लिए जब नींव डाली जाती है तो वो नींव विल्हेम वुंट ने डाल दी थी और उसके ऊपर घर, स्ट्रक्चरलिज्म का जो घर था वो ईवी टिचनर ने बनाया था। कुछ कुछ आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब हम बात करें इसके मेन अध्ययन बिंदु की, तो मन की संरचना की बात स्ट्रक्चरलिज्म करते हैं। अब क्योंकि शुरुआत में अगर आपको बताऊं, जब ये लगभग 1879 में, आपको पता ना, जैसे मैंने भी बताया, विलियम वुंट ने फर्स्ट लेबोरेटरी की स्थापना की थी, तो संरचनावाद भी इसी के आसपास की है। और उस वक्त अगर आप देखें तो मॉडर्न साइकोलॉजी मतलब मॉडर्न साइंस इतना डेवलप नहीं था। तो आज हम जो बात करते हैं ना ब्रेन या ब्रेन के स्ट्रक्चर की, वो आज तो हम जानते हैं कि ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेकिन उस वक्त हमें नहीं पता था। तो उस वक्त सिर्फ मन ही था कि हम मन के बारे में ही सोचते थे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो है, हमारे यहाँ पर एक मन है, हमारे यहाँ पर ये सब चीजें कर रहा है, जो हम सोच रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हम व्यवहार कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ तो है ही हमारे यहाँ मन में, ठीक है, जो हम कर पा रहे हैं। आज के समय में हमें पता है ना कि यहाँ पे एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ब्रेन है जो ये सारे फंक्शंस करता है। उस वक्त ये सब चीजें इतनी नहीं थी विकसित, तो मन ही एक अध्ययन बिंदु था साइकोलॉजी में। तो ये मन की संरचना की बात करते थे। ये कहते थे कि अगर हमें मन की संरचना पता चल जाए ना कैसी है, तो हम आसानी से समझ जाएंगे साइकोलॉजी की, किसी व्यक्ति की साइकोलॉजी की, भाई वो कोई चीज महसूस करता है तो क्यों करता है, या कोई व्यवहार उसने किया तो वो क्यों किया। तो जब ये मन की संरचना की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि मन की अगर संरचना अगर आपको समझनी है तो इन्होंने मेनली मन को 3 यूनिट्स में बांटा था। कि जो जैसे अगर मैं कहूं कि ये मन है, तो इन्होंने क्या किया, मन को 3 यूनिट्स में बांट दिया और कहा कि अगर आप इन 3 यूनिट्स की स्टडी कर लें तो आप मन की स्टडी कर सकते हैं। वो क्या क्या था? सेंसेशन, इमेज एंड अफेक्शन। सेंसेशन यानी संवेदना, इमेज यानी कि दृश्य, तस्वीर, पिक्चर्स,
एंड अफेक्शन मीन्स इमोशंस। अगर आप इन तीनों की स्टडी अगर आप कर लें तो आप मन को समझ सकते हैं। ये क्या कहना था, ये इन संरचनावादियों का कहना था। तो ले दे करके यही है स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में। इसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो स्ट्रक्चरलिज्म आपको समझ में आ जाएगा। कहने का अर्थ ये कि बस मन की संरचना यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। ये पहली स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। मैं साथ के साथ यहाँ लिख भी देता हूँ कि हम कौन कौन सी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। संरचनावाद हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 2 फंक्शनलिज्म, हिंदी में प्रकार्यवाद। अब फंक्शनलिज्म क्या करता है बेसिकली, जैसा कि अभी हमने स्ट्रक्चरलिज्म में देखा कि वो मन के संरचना की बात करते हैं, लेकिन फंक्शनलिस्ट उनके अपोजिट हैं। ठीक है, उनका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप मन की संरचना कैसे पता कर सकते हो, जब मन दिखाई ही नहीं देता तो आप कैसे बता सकते हो कि भाई मन की संरचना क्या होती है। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हो कि मन कोई कार्य क्यों करता है, कोई व्यवहार क्यों करता है। आप ये जरूर अध्ययन करें कि मन कोई कार्य क्यों करता है, कोई व्यवहार क्यों करता है, मन के फंक्शन को समझें। ये किनका कहना था, फंक्शनलिस्ट का कहना था। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये मन के कार्य की बात करते हैं कि मन कार्य कैसे करता है, इसको स्टडी करो। मन फंक्शन कैसे करता है, ये फंक्शन पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करूं तो विलियम जेम्स, इन्होंने फंक्शनलिज्म की स्थापना की थी। ये अमेरिका के थे और इनको फर्स्ट अमेरिकन साइकेट्रिस्ट कहा जाता है। अमेरिका के पहले साइकेट्रिस्ट थे विलियम जेम्स, और इन्होंने ही फंक्शनलिज्म की स्थापना की थी। विलियम जेम्स के ऊपर ना डार्विन, अगर आपको नाम पता हो डार्विन का, तो डार्विन का बहुत असर था। डार्विन की अगर आपको थ्योरी पता हो, नेचुरल सिलेक्शन वाली उनकी थ्योरी है, जहां पे वो सर्वाइवल की बात करते हैं कि कोई एनिमल क्यों सर्वाइव कर पाता है। तो इसी प्रकार से विलियम जेम्स के ऊपर डार्विन का बहुत असर था। और बेसिकली ये कहते हैं कि जो मन है ना, वो क्या करती है, वो मनुष्य को अपने आसपास के एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने लायक बनाती है, सर्वाइवल मैकेनिज्म पे काम करती है। और इसीलिए वो कहते हैं कि मन के कार्य को आप ज्यादा महत्वपूर्ण दो, कि मन कोई कार्य कैसे करता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको स्टडी करना हमें चाहिए। बहुत सारे साइकेट्रिस्ट इसमें और जुड़ते गए धीरे धीरे, लेकिन विलियम जेम्स का नाम आप याद रखिएगा। इन्होंने इस जो है फंक्शनलिज्म की स्थापना की थी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं चीजें खामखा बता रहा हूँ, लेकिन ये मैं खामखा नहीं बता रहा हूँ। जब आप आगे पढ़ेंगे ना तो ये शब्द आपको बार बार मिलेंगे। आगे जब हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे साइकेट्रिस्ट जैसे विलियम जेम्स, विलियम वुंड, एबी टिचनर या थॉर्नडाइक, वॉटसन, अल्बर्ट, ये बहुत सारे साइकेट्रिस्ट हैं जिनके नाम आप सुनेंगे बार बार। अगर आपको पहले से आइडिया होगा ना कि किस स्कूल से बिलोंग करते हैं साइकोलॉजी के, तो आपको थ्योरी समझने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, तो विलियम जेम्स का नाम याद रखिएगा, फंक्शनलिज्म। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं जो इंपॉर्टेंट हमारी थ्योरी है। तीसरी जो महत्वपूर्ण स्कूल है वो है बिहेवियरिज्म, यानी कि व्यवहारवाद। ठीक है, अब जो व्यवहारवादी हैं इसकी स्थापना अगर मैं बात करूं तो जेबी वॉटसन का नाम आता है, जिन्होंने बिहेवियरिज्म की स्थापना की थी। अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अभी तक जो हमने देखा ना संरचनावाद या प्रकार्यवाद, ये अभी तक क्या कर रहा है, इनके अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, मन है। और ये क्या कहते हैं, मन तो हमें दिखाई नहीं देता। अगर मन दिखाई नहीं देता, जो चीज दिखाई नहीं देती, आप कैसे उसके बारे में अध्ययन कर सकते हो। अगर आप अध्ययन करोगे तो कैसे वो साइंटिफिकली सही होगा। ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कि व्यवहारवादी उठाते हैं। ये कहते हैं अगर आपको साइकोलॉजी में कुछ अध्ययन करना है तो आप मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करो। इसका अध्ययन करो, व्यवहार का अध्ययन करो।
क्योंकि व्यवहार ही है केवल जो मनुष्य का हमें दिखाई देता है। चेतना, मन, क्या ये सब हमें दिखाई देती है? ये सब हमें दिखाई नहीं देती। हमें क्या दिखाई देता है? हमें मनुष्य का व्यवहार दिखाई देता है। तो इसलिए जो व्यवहारवादी हैं वो कहते हैं कि आप क्या करो, व्यवहार का अध्ययन करो। तो इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे इसमें थ्योरीज आ जाती हैं, जैसे अनुबंधन की थ्योरी हम पढ़ेंगे आने वाले समय में। तो उस अनुबंधन थ्योरी में हम यही देख रहे होंगे कि कैसे मनुष्य का जो व्यवहार है वो किसी उद्दीपक से जुड़ जाता है या अनुबंधित हो जाता है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो कहने का अर्थ ये करते हैं क्या, ये बिहेवियरिज्म यही करते हैं कि मनुष्य के व्यवहार का वो अध्ययन करते हैं। अब जेबी वॉटसन के अलावा बहुत और भी कोई साइकेट्रिस्ट है जो कि व्यवहारवादी हैं, जैसे कि बीएफ स्किनर हो गए, पैवलोव हो गए। ये सब कौन है? ये सब व्यवहारवादी हैं और इनकी थ्योरी पे अगर आप देखेंगे तो आगे पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको ये बैकग्राउंड पता होना चाहिए इन चीजों का, क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो वहां पे फिर आप सोचेंगे कि भाई ये कौन है, ये थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया व्यवहारवाद। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में प्रिसाइज तरीके से चीजें बता रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है गेस्टॉल्ट। गेस्टॉल्ट जो है बहुत ही अलग विचारधारा है, काफी अलग है साइकोलॉजी में। और ये बेसिकली इनका जो मेन अध्ययन बिंदु है या जो मेन इनका थीम होता है गेस्टॉल्ट का, वो होता है होलनेस। ठीक है, ये देखिए जो ये गेस्टॉल्ट वर्ड है ना, ये एक जर्मन वर्ड है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि भाई गेस्टॉल्ट का मतलब होलनेस कैसे हो गया। तो मैं आपको समझा दूं, गेस्टॉल्ट एक जर्मन वर्ड है और जर्मन में गेस्टॉल्ट का अर्थ होता है होल, यानी कि होलनेस। तो बेसिकली ये संपूर्णता पे विश्वास करते हैं, संपूर्णता। ये कहते हैं कि भाई अगर आपको साइकोलॉजी में कुछ अध्ययन करना है तो आप ये देखिए कि मनुष्य जो भी कुछ परसीव कर रहा है, ठीक है, परसीव मतलब एज अ इंफॉर्मेशन ले रहा है, वो कैसे कर रहा है? वो एज अ होल कर रहा है, संपूर्णता के रूप में कर रहा है। इसलिए ये कहते हैं गेस्टॉल्टिस्ट कि मनुष्य में जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी में अध्ययन की, तो आप क्या करिए, आप एज अ होल चीजों को स्टडी करने पर फोकस करते हैं कि एज अ होल आपको चीजें स्टडी करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उदाहरण दूं तो आपको चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी। आपने कई बार देखा होगा ना, ऐसे दिवाली वगैरह पर भी जब हम लाइटें लगाते हैं तो उस लाइटों में क्या होता है कि एक प्रकार से पैटर्न होता है। मतलब कि अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई लाइट एक फ्लो में चल रही है, एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, और ऐसा लगेगा कि कुछ चीजें मूव कर रही हैं। बेसिकली वो मूवमेंट कुछ नहीं हो रहा है। अगर मान के चले लाइटें लगी हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि उन लाइटों में कुछ मूवमेंट है, ऊपर से नीचे, आगे से पीछे, पैटर्न फॉलो करती हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई मूवमेंट होती नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें होता क्या है कि कुछ बल्ब्स होती हैं जो किसी एक खास इंटरवल पे जलती हैं और बुझती हैं, जलती हैं और बुझती हैं, और वो इस प्रकार से होती है कि हमें ऐसा लगता है जैसे लाइट जो है वो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर मूव कर रही है। तो हम ऐसा क्यों देख पाते हैं? क्योंकि हम एज अ होल देख रहे होते हैं ना जब लाइट को, तभी हम ऐसा ही फील कर पाते हैं। लेकिन जब आप एक एक लाइट पे फोकस करते हैं उसमें, तो आपको रियलाइज होता है कि इसमें तो यही हो रहा है कि भाई एक बल्ब है, एक खास टाइम पे जल रही है और बुझ रही है, जल रही है और बुझ रही है। और जब आप एज अ होल देखते हैं तो आपको लगता है कि शायद लाइट में मूवमेंट हो रही है। तो ये क्यों हो पा रहा है? बिकॉज हम चीजें कैसे परसीव करते हैं? एज अ होल। पूरी एक लाइट हम एज अ होल परसीव कर रहे होते हैं, इसीलिए हमें चीजें फील होती है। बात करें इनकी स्थापना की, तो इनमें जो मेन जो है इनके मैक्स वर्दाइमर, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा इसमें और भी कई सारे साइकेट्रिस्ट आ जाते हैं, जैसे कि कुर्ट कोफक्का, कोहलर का नाम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप कोहलर की इनसाइट थ्योरी आने वाले समय में इस सीरीज में पढ़ रहे होंगे, तो इसलिए आपको कोहलर के बारे में पता होना चाहिए था। कोहलर एक गेस्टॉल्टिस्ट थे, और आप जब ये थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि कैसे ये भी एज अ होल बताते हैं कि मनुष्य चीजें सीख रहा होता है। खैर ये हम आगे जब वीडियो डिस्कस कर रहे होंगे ना सीरीज, उसमें हम देख लेंगे।
चलिए, तो चार चीजें जो है हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। नंबर 5, साइको एनालिसिस, यानी कि हिंदी में आप इसको कहते हैं मनोविश्लेषण। ये बहुत ही अलग तरीके की स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है मैं कहूं तो। और इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं तो सिगमंड फ्रॉइड का नाम है इसमें। सिगमंड फ्रॉइड बहुत ही फेमस साइकेट्रिस्ट रह चुके हैं, इनका नाम आता है और मुझे भी काफी हद तक अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब आप इनकी थ्योरी पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि क्या गजब की थ्योरीज इन्होंने दे रखी है। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड की जो साइको एनालिसिस है, बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें हम मन का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस, मनोविश्लेषण। अब मन का विश्लेषण कैसे करते हैं, एक्चुअल में इन्होंने जो मन को बताया था बहुत ही अलग तरीके से बताया था। जैसे कि इन्होंने कहा था कि भाई मन के जो होते हैं ना वो 3 स्तर, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, इस प्रकार से इन्होंने बताया था कि मनुष्य में चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, ये 3 स्तर होते हैं और इसके बारे में बात की थी। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि भाई जो मन होता है ना, ये जो मनुष्य का व्यवहार होता है, जो पर्सनैलिटी होती है, वो 3 चीजों पर डिपेंड करती है। दैट इज ईगो, इड, सुपर ईगो। ये तीनों कंसेप्ट इनके द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा एक और कंसेप्ट जो इनके द्वारा दिया गया है, डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म ये बहुत ही अच्छे कंसेप्ट है। जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें, साइकोलॉजी आपको अच्छी लगने लगेगी जब आप इनकी सारी चीजें पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा साइकोसोशल सेक्सुअल थ्योरी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी, ये भी इनकी थ्योरी है, काफी अच्छी है, जो हमें हेल्प करती है समझने में कि कैसे मनुष्य सेक्सुअली चीजें अपनी कर रहा होता है जब बच्चे का जन्म होता है तब से ही। ठीक है, तो मनोविश्लेषण बेसिकली इसी पर फोकस कर रहा होता है, वो चीजें बता रहा होता है कि किस प्रकार से मनुष्य का जो मन है वो किस प्रकार से काम करता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इसको फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। जो सेकेंड फोर्स है वो कहा जाता है व्यवहारवाद, और जो थर्ड फोर्स है वो बिहेवियरिज्म नहीं, मानवतावाद यानी कि ह्यूमैनिज्म को कहा जाता है, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो उम्मीद है आपको साइको एनालिसिस भी समझ में आ गया होगा। सिगमंड फ्रॉइड द्वारा दिया गया ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। जो भी हमने डिस्कस किया था, साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषण। चलिए, 6th जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है ह्यूमैनिज्म या ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी, मानवतावाद। अब इसके स्थापना की बात करूं तो कार्ल रोजर का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनकी जो संस्थापक है। इसके अलावा अब्राहम मैस्लो का नाम भी बहुत इसमें आता है। जब हम अब्राहम मैस्लो की बात करते हैं तो इनकी थ्योरी भी है मोटिवेशनल थ्योरी। ठीक है, इसमें बेसिकली वो हायरार्की ऑफ नीड्स की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी चीजें हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब जो ह्यूमैनिस्टिक है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि देखिए अभी तक जो बहस चल रही थी वो क्या चल रही थी, वो ये चल रही थी कि शुरुआत में हमने देखा मन के बारे में बात हो रही थी, जिसे संरचनावादी या प्रकार्यवादी करते हैं। फिर आते हैं व्यवहारवादी, जो किसकी बात करते हैं, मनुष्य के व्यवहार की बात करते हैं।
ठीक है, पहले मनुष्य के मन की बात होती है, फिर व्यवहार की बात होती है। तो ये कहते हैं कि भाई आप मनुष्य के सिर्फ एक ही पहलू पर ध्यान दे रहे हो, मन पे दे रहे हो, कभी कभी व्यवहार पे दे रहे हो। मानवतावादी कहते हैं कि हमें तो मनुष्य को ही पढ़ना चाहिए एज अ होल, मनुष्य का हमें अध्ययन करना चाहिए, ना कि सिर्फ मन का करना चाहिए या सिर्फ व्यवहार का करना चाहिए। ये कहते हैं कि भाई आप मनुष्य का ही अध्ययन करो ना, पूरे मनुष्य का साइकोलॉजिकली। ये कौन कहता है? ये मानवतावादी कहते हैं। इसलिए आप देखेंगे हायरार्की ऑफ नीड्स जो बेसिकली है वो मनुष्य की आवश्यकताओं के बारे में बताती है। वो किसी एक पहलू के बारे में नहीं बता रही कि उसका मन कैसे काम करता है या उसका व्यवहार कैसे काम कर रहा है। वो नीड्स के बारे में बात करते हैं। जब आप ये थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आवश्यकताएं मनुष्य की किस प्रकार से होती हैं और फिर वो उसके लिए कैसे कार्य करता है, कौन कौन सी स्टेजेस इसमें जैसे बता रखे हैं मोटिवेशनल थ्योरी में। अगर आप देखेंगे ये सारी चीजें, हायरार्की भी बता रखी कि भाई नीड्स पहले जो प्राइमरी नीड्स होती हैं, जो फंडामेंटल्स होती हैं, फिर वो उसके बाद सोशल नीड्स होती हैं, फिर स्पिरिचुअल नीड्स होती हैं। तो कुछ इस प्रकार से इन्होंने बता रखी हैं चीजें। ये एज अ होल बता रखा है मनुष्य के बारे में। वो किसी एक एस्पेक्ट की बात नहीं करते कि सिर्फ मन या व्यवहार की, ठीक है, ये पूरे मनुष्य की बात करते हैं। तो यही है मानवतावादी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मानवतावाद। नेक्स्ट एंड द लास्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें कॉग्निटिविज्म, यानी कि संज्ञानात्मकतावाद। संज्ञानात्मकतावाद, अब आप देखेंगे ये काफी लेटेस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है और ये ज्यादा पुरानी भी नहीं है। मतलब हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी के बाद ये हमें देखने को मिलती है। लेटर हाफ जो है 20th सेंचुरी का 1950s के बाद ये हमें देखने को मिलता है। तो ये अभी रिसेंट की स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है और ये बेसिकली क्या करती है, ये कहती है कि हमें मनुष्य के कॉग्निटिव यानी कि मेंटल प्रोसेस को समझने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। अब ये आपको हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, कॉग्निटिविज्म यानी कि कॉग्निटिव जो हम वर्ड कहते हैं ना, कॉग्निटिव किससे बना है? कॉग्निटिव। और कॉग्निटिव का अर्थ होता है मेंटल प्रोसेसेस। मेंटल प्रोसेसेस मतलब हमारे दिमाग की जो फंक्शंस होते हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि सोचना, थिंकिंग एक प्रोसेस है, चीजों को याद करना, मेमोरी स्टोर करना, ये भी एक मेंटल प्रोसेस है। आइडेंटिफिकेशन, पहचानना चीजों को, ये भी एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। क्लासिफिकेशन कर पाना, ये भी एक हमारा मेंटल प्रोसेस है। कंसेप्ट फॉर्मेशन, अवधारणा जो हमारे दिमाग में बनती है, ये भी एक मेंटल प्रोसेस है। तो बहुत सारे मेंटल प्रोसेसेस जो होते हैं उनके अध्ययन की बात करता है कॉग्निटिविज्म। ठीक है, अब ये विकसित होने का इसका प्रमुख कारण ये था कि हम धीरे धीरे हमारे जो मेडिकल साइंस है वो काफी विकसित हो गई थी इस समय तक। और आप देखेंगे कि हम ये समझ गए थे कि हमारा जो ब्रेन होता है वो किस प्रकार से बायोलॉजिकली स्ट्रक्चर्ड होता है और ब्रेन के फंक्शंस होते हैं, ब्रेन के अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। और इसी वजह से जो कॉग्निटिविज्म है ये मेंटल प्रोसेसेस की बात कर रहा होता है कि ये सारे प्रोसेसेस हमारे दिमाग में कैसे होते हैं। तो अगर आप आगे जैसे आप पढ़ेंगे कॉग्निटिविज्म के बारे में, तो जिससे पियाजे का नाम इसमें आता है, पियाजे की अगर आप थ्योरी भी पढ़ेंगे तो उसमें जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है जो बताते हैं पियाजे की जन्म से ही बच्चे में कैसे मेंटल प्रोसेसेस होना स्टार्ट होते हैं, बच्चे में कैसे ईगोसेंट्रिज्म आता है, कैसे डिवर्सिबिलिटी आती है, कैसे बच्चे में कैसे कंसेप्ट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये सारी चीजें बताते हैं पियाजे अपनी थ्योरी में। तो ये क्या है, एक तरीके से ये कॉग्निटिविस्ट है। इसके अलावा और भी नाम हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे ब्रूनर का नाम इसमें आ जाता है, न्योम चोम्स्की जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेकर के जाने जाते हैं और इनका भी संबंध कॉग्निटिविज्म से है। तो ये सारे लोग जो हैं ये कॉग्निटिविज्म की बात करते हैं, यानी कि संज्ञानात्मकता की बात। और इसी के साथ आप देखेंगे जो आज का हमारा स्वरूप है काफी हद तक आज के समय में कॉग्निटिविज्म पे ही ज्यादा फोकस किया जाता है। आज के समय में आप देखें तो 2-3 स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जो ज्यादा चलती है, जैसे व्यवहारवादी, गेस्टोल्ट मानवता और ये
मेनली इन चारों पर ही आज के समय ज्यादा फोकस होता है। जो शुरुआत के दो है संरचनावाद, प्रकार्यवाद, ये अब इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं रही हैं पहले की तरह। अब यही ज्यादातर आपको स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दिखेंगी एग्जिस्ट करती हुई। ठीक है, तो वर्तमान समय में जो कुछ भी है मैंने आपको उम्मीद है समझा दिया होगा। बात करें हम चाइल्ड साइकोलॉजी की, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हम तो भाई चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम साइकोलॉजी थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो जब हम चाइल्ड साइकोलॉजी बात कर रहे होंगे तो क्योंकि मनुष्य जब पैदा होता है तो शुरुआत में बच्चा, छोटा बच्चा होता है चाइल्ड, और तब से ही उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। जन्म से ही उसका या जन्म से पहले ही उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जन्म से पहले बेसिकली वो बायोलॉजिकली डेवलप होता है। साइकोलॉजिकली जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो हम चीजें बात कर रहे होते हैं कि कैसे उसका विकास होता है। तो ये सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। व्यवहारवाद, गेस्टोल, मनोविश्लेषण, मानवतावाद और संज्ञानात्मकतावाद, ये सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी की थ्योरीज हम पढ़ेंगे, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन कि हम किस एस्पेक्ट की बात करें डेवलपमेंट की। जैसे कि जब हम बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे तो संज्ञानात्मकतावाद पे हमारा ज्यादा जोर होगा। जब हम बच्चे के सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हमारा वहां पे मनोविश्लेषण पे ज्यादा फोकस होगा। इसके अलावा व्यवहारवाद, जैसे कि हम जब लर्निंग थ्योरी पढ़ रहे होंगे वहां पे हम व्यवहार को देखेंगे, बच्चा कैसे सीख रहा होता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, इन्हीं में से हम चीजें पढ़ेंगे। तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का जो इंट्रोडक्शन क्लास थी साइकोलॉजी की वो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी है वो डेवलपमेंट के बारे में रहेगी। अब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। हम सबसे पहले डेवलपमेंट क्या होता है समझेंगे, ग्रोथ क्या होता है समझेंगे, मैच्योरेशन क्या होती है उसको समझेंगे, इनमें अंतर करना समझेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।